अब संध्या दिन भर उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती है। उसका और विक्रम का बॉन्ड भी दिन ब दिन काफी अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन, यस बाबा, लव यू टू। सर वो, ओ नो, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद गलत समय पर आ गई। अरे नहीं संध्या, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा कॉल अभी खत्म ही होने वाला था। ओके, तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? गर्लफ्रेंड? जी हाँ, गर्लफ्रेंड ही। अभी आप उनसे ही तो बात कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, बल्कि मॉम से बात कर रहा था। तुम तो जानती ही हो, मॉम फिलहाल 2 दिनों के लिए स्कॉटलैंड गई है। उनकी सहेली का फंक्शन है ना, इसीलिए। ओ तेरी, मैं भी ना, कितनी पागल हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। इट्स ओके संध्या, और प्लीज मुझे सर कहकर मत पुकारो। मैं और तुम एक ही उम्र के हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे मेरी ही उम्र के लोग सर कहकर बुलाए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्लीज संध्या। ठीक है विक्रम, वैसे आप काफी अच्छे बेटे हो। मल्लिका मैम का बहुत ख्याल रखते हो आप। हाँ, मॉम ने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा प्यार जो दिया है, शी इज द बेस्ट। इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पापा से भी ज्यादा। सो क्यूट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये डिजाइन देने आई थी। इन्हें अप्रूव कर दीजिए, फिर इनका आगे का काम किया जाएगा। अरे यार, तुम्हारे डिजाइन को अप्रूवल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये 100% बेस्ट ही होंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा मतलब थैंक यू विक्रम। लेकिन प्लीज एक बार चेक कर लो। क्या पता कोई चीज आपको या अमिताभ सर को पसंद ना आए, या फिर क्या पता डिजाइन देखते देखते आपके दिमाग में कोई और सुंदर एलिमेंट आ जाए। हाँ संध्या, ठीक है फिर। अगर तुम इतना कह रही हो, तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता हो जाता है, और वो दोनों अब कंपनी के कैंटीन में या कहीं किसी बाहरी जगह पर आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये मैं क्या देख रही हूँ विक्रम बेटा? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? उस एम्प्लॉय संध्या के साथ यहाँ वहां क्या घूमते रहते हो तुम, जैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। हाँ विक्रम बेटा, तुम ये भूल क्यों जाते हो कि तुम भी इस कंपनी के मालिक हो, और तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ दोस्तों जैसे नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह पेश आना है। थोड़ा सख्ती से, पर लिमिट में। लेकिन तुम तो एकदम अलग हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मॉम डैड, कि हमें लोगों में भेदभाव क्यों करना चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ दूरी बनानी चाहिए, और हमारे क्लाइंट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये तो गलत है ना। और मॉम, संध्या और मैं अच्छे दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए प्लीज ये गर्लफ्रेंड जैसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम दिल से अच्छे हो, और तुम्हारी सोच काफी अलग है। लेकिन फिर भी एक दायरा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। अपनी मॉम की बात मान लो, और इसके आगे मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगी। बट मॉम, जहाँ एक तरफ संध्या लंदन में अपने डिजाइन से अपने करियर में खूब प्रगति करती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी ढेर सारे व्यूज प्राप्त करती है, और उसमें भी वो खूब आगे जाती है। अमेजिंग संध्या, तुम्हें वक्त कैसा मिलता है इतना? और तुमने तो कितना सुंदर गाउन बनाया है, और इस वीडियो ने तो 2 दिनों में ही 2 मिलियन क्रॉस भी कर दिए हैं। वाह, क्या बात है। वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और शुक्रिया विक्रम, मैं बस यूं ही अपने जीवन में आगे जाना चाहती हूँ, और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने पापा को भी यहाँ लंदन में बुलाना चाहती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल संध्या। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर अभी बुला लो, जैसे ये कंपनी तुम्हारे रहने सहने का खर्चा उठा रही है। वैसे भी मैं स्पेशली तुम्हारे पापा का भी खर्चा उठा लूंगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहां अकेले रहने से बेटर यही होगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहे। थैंक यू सो मच विक्रम, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। मैं अपने दम पर
और अपने पैसों से सब करके उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन सच कहूँ संध्या, तो मुझे तुम पर वाकई में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी कठिनाइयों में इतने आगे आना आसान नहीं होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच विक्रम। ऑलवेज वेलकम। वैसे 2 बजे मीटिंग है हमारी, सेकेंड फ्लोर के मीटिंग रूम नंबर 2 में। ठीक है विक्रम। वैसे एक बात पूछनी थी। सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा है, वो अक्सर बंद ही रहता है। मैं जब भी मीटिंग के लिए आती जाती रहती हूँ, तब मैंने वो कमरा कभी खुला देखा ही नहीं। मानो कुछ पुराना सा हो और कुछ अजीब सा हो उसमें। मुझे वहां से ऐसी वाइब आती है। मुझे भी नहीं पता संध्या कि उस कमरे में क्या है। मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया और मॉम ने मुझे कभी ठीक से बताया भी नहीं। रहेगा कोई स्टोर रूम टाइप ही। ठीक है विक्रम, स्टोर रूम तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उस रहस्यमय कमरे के बारे में विक्रम को भी कुछ भी नहीं पता। वक्त गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे संध्या और विक्रम की दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिछली बार जब मैंने तुम्हें वार्न किया था, तभी तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारे और उसके बीच केवल अच्छी दोस्ती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर अब तुम ये क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली विक्रम। अरे तुम इस कंपनी के मालिक हो और वो सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय। तो ये सब कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता मॉम डैड कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी होगी मॉम। वो लाखों में एक है और मुझे उसी की जैसी जीवन साथी चाहिए। आई नो हमारे बीच में केवल बॉस और एम्प्लॉय का डिफरेंस है, लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो और क्या चाहिए एक अच्छे रिश्ते में? प्लीज मॉम डैड, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ। आप दोनों ने हमेशा मेरी खुशी को महत्व देकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है और अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बहुत सोचने के बाद अमिताभ और मल्लिका मान जाते हैं और उन दोनों की सहमति से विक्रम और संध्या की शादी भी हो जाती है और अब वो उस अमीर खानदान की बहू बन जाती हैं। फिर वो सबसे पहले अपने पापा लखन को कॉल करती है। जुग जुग जियो बिटिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये फैसला ले लिया। अभी अभी मैंने न्यूज में भी देखा। काश आप भी इस खास मौके पर मौजूद होते पापा। पर कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पर बुला ही लूंगी। वीजा के प्रोसीजर में टाइम लगता है ना। वैसे अगर विक्रम चाहे तो वो अपनी पहचान से सब कुछ जल्दी करवा सकता है, लेकिन मैं आपको अपने दम पर यहाँ बुलाना चाहती हूँ और यही मेरा सपना है। इसीलिए बस थोड़ा टाइम और फिर आप भी यहाँ लंदन आ जाओगे। संध्या बेटा, अपने पापा के साथ बात हो गई हो तो नीचे चलो, मैं तुम्हें स्टाफ से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ मॉम, बस 1 मिनट में आई। मल्लिका और अमिताभ इस रिश्ते से नाखुश होते हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के खातिर वो उसे कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही एक दिन, एलिना, हैव यू टर्न मी टू योर क्लीनिंग रूम? यस मैम। शुड आई ब्रिंग सम टी फॉर यू? नो थैंक्स एलिना, प्लीज गो एंड हैव रेस्ट। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। श्योर मैम, थैंक यू। अरे ये क्या, मॉम अपनी चाबियां तो हमारे कमरे के बाहर ही भूल कर गई है और इनमें से एक चाबी उस रहस्यमय कमरे की भी है। यही अच्छा मौका है। इस चाबी को लेकर मैं उस कमरे को खोल सकती हूँ और उस राज का पता भी लगा सकती हूँ जिसे मॉम डैड सबसे छुपा रहे हैं। लेकिन नहीं, इस तरह किसी की चीजों को उनके परमिशन के बगैर इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, मुझे इन चाबियों को नहीं छूना चाहिए। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देखिए मॉम, ये नए लहंगे का कलेक्शन का फाइनल वर्क है। अब बस साड़ियों के टचअप का ही काम बाकी है, जिनमें से आधी साड़ियाँ इंडो वेस्टर्न टाइप हैं। बहुत खूब संध्या, लेकिन तुम मुझे ऑफिस में मैम ही बुलाया करो। मैं तुम्हारी मॉम केवल घर में हूँ।
लेकिन तुम यहाँ पर अब भी एक एम्प्लॉय के लेवल पर हो, इसलिए प्लीज अपने लेवल में रहकर ही बर्ताव करो मुझसे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मैम, समझ गई। आई एम सॉरी मैम, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का दायरा समझ ही नहीं पाई। नो नो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। इट्स ओके। ऐसे ही एक रोज जब संध्या अमिताभ और मलिका के कमरे से गुजर रही होती है, तभी पता नहीं क्यों अमिताभ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संध्या की डिजाइन्स उसके डिजाइन्स के साथ मेल खाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मलिका? वो कहा और ये कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और इस क्रिएटिव फील्ड में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो होती ही है ना। थोड़ी बहुत नहीं अमिताभ, यहाँ पर तो पूरी की पूरी सिमिलरिटीज लग रही है। ये दोनों मेरे डिजाइन को किसके डिजाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स? फिर 2 दिनों के बाद मल्लिका संध्या से एक अजीब सवाल करती है। तुम्हारी डिजाइन किसी से प्रेरित होकर बनाई गई है क्या, या तुमने कहीं देखी थी इससे पहले? हाँ मॉम, मेरी डिजाइन बिल्कुल मेरी स्वर्गवासी माँ की तरह है। वो भी इसी फील्ड में थी, एक साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। उनके हाथ की सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम एकदम अलग और अनोखा था। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही सब कुछ सिखाया। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और वो उसमें चलकर मुझे और मेरे पापा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या? क्या हुआ माँ जी? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एंड आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? कुछ पता लगा क्या कि उस फैक्ट्री में आप कैसे लगी थी? नहीं मॉम, लोग तो ये कहते हैं कि उस दिन अचानक से फैक्ट्री के पिछले हिस्से में रखे केरोसिन के डब्बे लीक हो गए और वहां के मंदिर में रखा गया दिया गिर गया था। इसीलिए अचानक से आग लग गई और वो फैलकर मेरी माँ तक पहुंची। तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और अमिताभ है ना, और मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। इतना कहकर मलिका वहां से हड़बड़ी में चली जाती है। ये मॉम का बर्ताव पल में बदल कैसे गया? अचानक से इनके पसीने छूटने लगे और साथ ही इन्होंने आज पहली बार मेरे साथ इतनी अच्छी सी बात की है। कुछ तो बात जरूर है और मुझे इसका पता लगाना होगा। और ये कितनी हड़बड़ी में गई है? एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे चली जाती हूँ। फिर संध्या मलिका के कमरे के बाहर से उसके और अमिताभ के बीच हो रही सारी बातें सुन लेती हैं और वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहो? इसका मतलब ये उसी की बेटी है? हाँ अमिताभ, संध्या उसी की बेटी है जिसके डिजाइन्स मैंने चुराए थे, और उसके बल पर ही मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की थी। उसके पास सारे सबूत थे मेरी चोरी के, और इसीलिए वो मेरा पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही मैंने उस फैक्ट्री में जाकर आग लगा दी और उसे भी जला दिया। संध्या की माँ की मौत मेरे हाथों ही हुई है। हे भगवान, अब क्या करें? किसी दिन अगर वो सेकंड फ्लोर वाले बंद कमरे में चली गई और वहां पर पड़े सारे वो पुराने डिजाइन उसने देख लिए जो हमने चुराए थे, तब तो वो तुरंत समझ जाएगी कि वो डिजाइन उसके माँ के बनाए हुए डिजाइन है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका मतलब इन दोनों के कारण ही मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। अब मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। संध्या उन दोनों की सारी बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड करके उस वीडियो को वो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती है और वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और पुलिस मल्लिका और अमिताभ को गिरफ्तार करने आ जाती है। आप दोनों के इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा होगा, ये मुझे कभी पता नहीं था मॉम डैड। अरे आप दोनों के कारण मुझसे मेरी माँ दूर हो गई और इसके लिए भगवान आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई बेटा, प्लीज रोक लो हमें। अरे आगे की उम्र हम जेल में कैसे रहेंगे? प्लीज विक्रम बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे ये सब आपको तब गुनाह करते समय याद नहीं आया क्या? खुद को अमीर बनाने के लिए आपने एक गरीब और होनहार इंसान की जान ली है। मतलब आप कितनी गिरी हुई औरत हो मॉम। छी, मुझे तो आपको मॉम कहने में भी शर्म आ रही है।
इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इन दोनों को, और अब से आप दोनों मेरे लिए मर चुके हो। उन दोनों को जेल में कैद कर दिया जाता है। वही लखन लंदन आ जाता है। तीनों का एक छोटा सा परिवार खुशी से साथ रहता है और संध्या अपनी कला से खूब आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस ये सारे गिफ्ट्स देखने के लिए बहुत उत्सुक थी और कुछ भी नहीं। ये क्या है बेटा, माना कि तुम्हें गिफ्ट्स देखने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन तुमसे भी ज्यादा आर्यन की उत्सुकता थी। थोड़ा सब्र कर लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा। अब देख, खामखा उस बच्चे को उदास कर दिया तूने, वो भी उसके जन्मदिन के दिन पर ही। बेवकूफ कही की। माँ जी, मैं आर्यन को देख कर आती हूँ। नहीं भाभी, आप मत जाइए। मेरी वजह से ही आर्यन दुखी हुआ है, तो उसे मनाने भी मैं ही जाऊंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मना कर ही रहूंगी। देखना आप। नहीं रुचिता, तू उसके पास नहीं जाएगी। पहले ही वो तेरे कारण कितना रोया है। कहीं तेरी शक्ल देखकर उसे और गुस्सा ना आ जाए। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे लेकिन। रुचिता सुलोचना की कोई बात नहीं सुनती और वो आर्यन के पास चली जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हो बुआ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सारे गिफ्ट खोल दिए ना आपने मेरे, अब वो सब आप ही रख लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब, और चली जाओ आप यहाँ से। ओफो आर्यन, सॉरी ना बाबा। बुआ तो बस ये देखना चाहती थी कि आपको गिफ्ट में क्या क्या मिला है, क्योंकि बुआ का गिफ्ट तो उससे भी ज्यादा स्पेशल है। मतलब ये है कि बुआ आपको एक नई साइकिल खरीद कर देने वाली है, वो भी सेम टू सेम उस कार्टून जैसी, जो तुम्हें बहुत पसंद है। वाह बुआ, सच में? हाँ बाबा। अब चलो, ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे तुम तो सबके राजा बेटा हो ना, तो चलो बुआ को एक टाइट और प्यारी सी छप्पी दे दो। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हे भगवान, इतना ठीठ लड़का है ये, मान भी नहीं रहा। अभी अभी इतना खुश हुआ था और अब वापस गुस्सा हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं मनाया तो बाहर से भी लोग मुझ पर और बरसेंगे। जाओ बुआ यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब मैं इस कमरे से ही नहीं, बल्कि इस घर से ही चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो सब मुझसे कितना नाराज है। मैंने एक गलती क्या कर दी, उसके बदले में तुम मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो। ठीक है आर्यन, जा रही है तुम्हारी बुआ, बाय। क्या? नहीं, रुक जाओ बुआ, आप इस घर से मत जाओ। अरे अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा, और मेरे साथ कार्टून मूवीज और वीडियो गेम कौन खेलेगा? इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया बुआ, और पूरी तरह नहीं। पूरी तरह तो मैं तभी माफ करूंगा जब आप मुझे नई साइकिल दिलाओगी। बातें तो ये ऐसी कर रहा है जैसे कि ये मेरा बड़ा भाई हो। ठीक है बच्चा, मेरे लड्डू मेरे पेड़े, मैं तुम्हें कल की कल ही साइकिल दिला दूंगी। ठीक है ना? अब तो आप नाराज नहीं हो ना? नहीं बुआ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह आर्यन का गुस्सा शांत हो जाता है और रुचिता कमरे से बाहर आती है और वो सबको सच्चाई बता देती है। तो क्या पागल हो गई है क्या? इस तरह से साइकिल का लालच देकर कौन मनाता है भला? वो तो बच्चा है, लेकिन तू तो बड़ी है ना। रुचिता, अरे माना कि हम आर्यन को लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो पहले से ही उसके बर्थडे पर कितने सारे गिफ्ट आ गए हैं, यहाँ तक कि मैंने भी उसके लिए कितनी सारी चीजें खरीदी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लड़का बिगड़ जाएगा। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं भी और क्या करती। मुझे बस आर्यन को खुश करना था, और उसके चेहरे पर उदासी देखी नहीं जा रही थी मुझसे, और इसीलिए मैंने उसे बोल दिया। अरे तूने तो उसे बोल दिया,
लेकिन अब तुझे वो साइकिल खरीद कर भी देनी पड़ेगी। जरूर दिलाऊंगी माँ, वो भी कल के कल ही दिलाऊंगी। फिर अगले दिन रुचिता आर्यन के लिए नई साइकिल लेनी चाहती है, लेकिन वहां पर पेमेंट करते समय वो राजीव को कॉल करती है। बोलो रुचिता, क्या हुआ? भैया, वो दरअसल मेरे बैंक का सर्वर डाउन हो गया है, इसीलिए मैं साइकिल की शॉप पर पैसे पे ही नहीं कर पा रही। और मेरे पास तो केवल ऑनलाइन ही पैसे हैं, कैश तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए क्या आप अभी के लिए साइकिल के पैसे भर सकते हो क्या? जब बैंक का सर्वर ठीक हो जाएगा तब मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी भैया। ठीक है रुचिता, कितने भरने हैं पैसे? 8,000 रुपए। क्या? अरे लेकिन इतनी महंगी साइकिल तुम क्यों दिला रही हो आर्यन को? देखो रुचिता, उसके पास पहले से ही एक साइकिल है जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है, और वो साइकिल भी उसे बहुत पसंद है। जानती हूँ भैया, लेकिन अब तो मैंने उसे वादा किया है ना, तो मुझे उसे साइकिल दिलानी ही पड़ेगी। और ये साइकिल उसने एक कार्टून में देखी थी, और तभी उसने मुझे कहा था कि उसे ऐसी ही एक साइकिल चाहिए, और इसीलिए मैं उसे दिला रही हूँ भैया। ठीक है रुचिता, स्कैनर भेजो मुझे, फिर मैं वो पैसे ऑनलाइन भर दूंगा। ठीक है भैया, अभी भेजती हूँ मैं। इस तरह से राजीव ऑनलाइन पैसे भर देता है और रुचिता घर पर साइकिल लेकर आती है। फिर अगले दिन, अरे राजीव, रुचिता ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं? नहीं नेहा, अभी तक उसने नहीं दिए पैसे। कमाल है। अरे बैंक का सर्वर इतना थोड़ी ना डाउन रह सकता है, और अब तो 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। मुझे तो लगता है कि उसकी नीयत ही नहीं है पैसे देने की, क्योंकि अगर होती ना तो वो अब तक तो पक्का दे देती। ऐसी बात नहीं है नेहा। खैर, जाने दो, साइकिल तो हमारे बच्चे के लिए ही आई है ना, थोड़ी ना वो पैसे किसी और पर खर्च हुए हैं। मगर फिर भी राजीव, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कभी कभी रुचिता का स्वभाव बहुत खटकने लगता है। जाने दो नेहा, कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही सही होता है, क्योंकि तुम अगर उस छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब रुचिता तो छोटी है, ना समझे, लेकिन वक्त के साथ उसमें भी सुधार जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है राजीव, वो तो बस दिखाती है कि वो ना समझे, लेकिन गांव भर की अकल है उसमें। खैर, छोड़ो वो सब, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही एक रोज रुचिता बारिश में भीगकर सीधे सोफे पर बैठ जाती है, और ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ये तुमने क्या कर दिया रुचिता? मैंने आज सुबह ही पूरे घर की सफाई की थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है, लेकिन तुमने तो सारा सोफा खराब कर दिया। ओह नो, आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे लगा कि। अरे क्या लगा तुम्हें? ये तो बेसिक मैनर्स है। अरे तुम अपने घर पर भी ऐसे ही करती हो क्या? अगर तुम बारिश में भीग कर आती हो तो सीधे बाथरूम में जाओ ना, यहाँ सोफे पर बैठने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सच में रुचिता, कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है, और तभी वहां पर सुलोचना आती है। अब खड़ी क्या है, जाकर कपड़े बदल ले, और इस सोफे का कवर भी तू ही बदलेगी, और उसके बाद ये जो कवर गीला किया है उसे भी तुझे ही धोना होगा। क्या खूब मत कर और जा, वरना तू अगर यहाँ पर ऐसे ही रही तो ठंड के मारे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ मैं। फिर रात के समय रुचिता लाउड म्यूजिक लगाकर अपने कमरे में नाच रही होती है, जिसकी आवाज के कारण बाकी के लोग सो ही नहीं पाते। फिर सुलोचना जाकर रुचिता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ओ नालायक लड़की, दरवाजा खोल। इतनी तेज आवाज कर रखी है कि इसे दरवाजे की खटखटाहट भी सुनाई नहीं दे रही। फिर 2 मिनट के बाद जब रुचिता को सुलोचना की आवाज सुनाई देती है तब वो दरवाजा खोल देती है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? चलो अब आप यहाँ पर आ ही गई हो
तो मेरे साथ मेरी सोलो पार्टी ज्वाइन करो। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब डांस करेंगे। बहुत मजा आएगा माँ। अरे चुप हो जा गधेड़ी। कब से लाउड स्पीकर लगाकर यहाँ डिस्को डांस कर रही है तू? देख रुचिता, ये कोई तेरा घर नहीं है जहाँ पर सिर्फ तू और तेरा पति ही रहता है। अरे इस घर के लोग रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। आर्यन को स्कूल जाना होता है, राजीव को भी दफ्तर जाना होता है, और बहू तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा दिन काम पे काम ही करती रहती है। तेरे इस घर में कोई खाली नहीं बैठता। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ मत बोल। अगर तुझे ये सब करना है तो दिन में किया करना। पता नहीं रात को भूतनी बनकर नाचने में तुझे क्या मजा आता है। इसलिए अब ये नाटक बंद कर और बाकी के लोगों को सोने दे। और अगर इतना नाचने के बाद भी तेरा शौक पूरा नहीं हुआ है तो दिन में चाहे जितना मर्जी नाच लेना, लेकिन रात में नहीं। ठीक है माँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी म्यूजिक बंद कर देती हूँ और हेडफोन लगा लेती हूँ। हेडफोन लगा या बेडफोन लगा, मुझे उससे क्या करना है, लेकिन हमें शांति से सोने दे। और तू भी जल्दी सो जा। अगर तू कल को देर से उठी तो देख लेना। हाँ ठीक है माँ, गुड नाइट। हाँ हाँ, शुभ रात्रि। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली जाती है। यहाँ के तौर तरीके तो कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। मैं तो यहाँ पर छुट्टियां मनाने आई हूँ, लेकिन यहाँ का हाव भाव देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तो किसी स्कूल में आई हूँ। जल्दी सो, जल्दी उठो, ये करो और वो करो। फिर अगले दिन, अरे बहू, रुचिता कहाँ पर है? उसे नाश्ता नहीं करना क्या? उठेगी तब करेगी ना माँ जी। मैं गई थी उसके कमरे में, लेकिन वो तो खराटे मारते हुए मस्त सो रही है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। तभी वहां पर रुचिता आती है। अरे उठ गई हूँ मैं माँ, और देखो टाइम से ही उठ गई हूँ, और नाश्ता करने के लिए भी मैं समय पर ही आई हूँ। इसीलिए डोंट वरी, सुबह सुबह आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पगलेट, तू तो बिस्तर से उठकर सीधा नाश्ता करने आई है। नहाएगा कौन? अरे तू शादी करके सच में अपने ससुराल ही गई थी ना, या फिर किसी पागल खाने गई थी? क्योंकि ये तेरी पागलों वाली हरकतें देखकर तो मुझे तुझ पर शक होता है। और ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैंने फेस वॉश और ब्रश दोनों भी किया है, और इसीलिए मैं नाश्ता करने आई हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर तक मैं चिल करूंगी, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी। और आज तो मेरी सहेलियां भी आने वाली हैं, तो मैं तो मस्त उनके साथ घूमने जाने वाली हूँ। लेकिन रुचिता, तुम्हें यहाँ पर नहाकर आना चाहिए था ना। अच्छा हुआ कि आर्यन स्कूल जा चुका है, क्योंकि वो अगर ये सब देखेगा तो कल को वो भी यही सीखेगा। देखो, हमें कभी भी नहा धोकर ही नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि कल की गंदगी लेकर हम दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। ओफो भाभी, ये सब आप क्या कह रही हो? आप तो सच में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं सोच रही, बल्कि सही बोल रही है। अरे तुझे तो मैंने कितनी तमीज सिखाई थी, लेकिन शादी के बाद तू वो सब भूल गई है क्या? क्योंकि वहां पर तेरे सास ससुर नहीं रहते, और इसीलिए घर में बड़ों का खौफ होना बहुत जरूरी होता है, वरना छोटे तो इसी प्रकार से बिगड़ जाते हैं, जैसे कि तू बिगड़ गई है। अरे माँ, आप कुछ भी बोल रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी हूँ, और आप चाहो तो ये बात अपने दामाद से पूछ सकते हो। मैं अपना घर एकदम चकाचक रखती हूँ। रोज सुबह जल्दी उठकर यश का टिफिन भी बनाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। ए ना? अरे नहीं माँ, वो देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरे सामने ज्यादा सयानी मत बन। अपनी गलती का स्वीकार कर और उसे सुधारने पे ध्यान दे। अब जा, जल्दी से नहा ले और अच्छे से तैयार होकर आ जा। फिर उसके बाद ही नाश्ता करना, समझी कि नहीं? लेकिन माँ, इन छोले भटूरे की खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है माँ। प्लीज अभी के लिए खाने दो ना मुझे। मैं कल से पक्का नहा कर आऊंगी। प्लीज माँ।
नहीं, नहीं मिलेगा तुझे खाने को। पहले जाकर नहा कर आ। जा अब। ठीक है माँ। अब रुचिता को ना चाहकर भी नहाना ही पड़ता है और उसके बाद ही वो नाश्ता कर पाती है। ऐसे ही दोपहर में जब रुचिता टीवी देख रही होती है, तभी उसे गांव से अपनी सास वसुंधरा का फोन आता है। अरे बहू, कैसी है तू? बड़े दिन हो गए, तूने तो हमें फोन ही नहीं किया। मायके जाकर तो तू हमें भूल ही गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको और पापा जी को हर रोज याद करती हूँ और मुझे तो आप दोनों की बहुत चिंता भी लगी रहती है। और आज सुबह ही मैं अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे इस उम्र में भी आप दोनों गांव में दुकान संभालते हो, साथ ही साथ आप खेती बाड़ी भी करते हो। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वैसे तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब बढ़िया है। लेकिन एक मिनट है माँ जी, लगता है माँ गिर गई है। मैं अभी आती हूँ। हे राम, जा बहू, जल्दी देख उन्हें। इतना कहकर रुचिता कॉल कट कर देती है। अच्छा हुआ जो मैंने झूठ बोलकर कॉल कट कर दिया, वरना ये बुढ़िया तो अगले 2 घंटों तक मेरा सिर खाती रहती। वाह जी वाह, अपनी सास से बात करने का छुटकारा पाने के लिए तूने माँ को गिरा दिया। माँ, वो... अरे बेशरम लड़की, कोई अपनी ही सास से इस तरह से बात करता है क्या? वसुंधरा बहन तो तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार देती है और तू उनके साथ इस तरह से पेश आती है। माँ यार, मेरी सास मेरा बहुत दिमाग खाती रहती है, आप नहीं जानती उन्हें। अगर वापस तूने मुझे ये यार कहकर पुकारा तो देख। सॉरी ना माँ, लेकिन मैं भी और क्या करती भला। एक तो मेरा फेवरेट टीवी शो लगा है और इसमें मैं अगर माँ जी के साथ बात करने बैठती तो ये टीवी शो तो खत्म हो जाता ना। ऊपर से इस शो का रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं होता। वो चाहे जो भी हो, लेकिन तुझे अपनी सास के साथ बात करनी ही पड़ेगी। अरे तूने तो आज उनसे झूठ बोला है और मुझसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और ये बात तो तू अच्छे से जानती है। अब तेरा ये टीवी शो गया तेल लेने। चल, अब वसुंधरा बहन जी को फोन लगा और कह दे उनसे कि मैं गिरी नहीं थी, बस तुझे लगा कि मैं गिर गई हूँ और आगे बातचीत जारी रख। क्या? अरे तू फिर से क्या करने लगी? कितना बोला है उतना ही कर। चल, अब जल्दी फोन लगा। वो बेचारी तुझसे इतनी आस लगाकर बात करती है। अरे उन्हें भी वहां पर कौन है बात करने के लिए? अपने मन के विचार वो कहाँ पर व्यक्त करेगी? उससे ही करेगी ना। जरा उनके बारे में भी सोच। 2 घंटे तो 2 घंटे, लेकिन आज तो तुझे उनसे बात करनी ही होगी। अरे यार, अब रुचिता अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब भी बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में मिश्का को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर मिश्का उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? हाँ,
रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओ, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ, और मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओ अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो? क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। बिरला और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पार्टनर्स बनने वाले हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है ना? वो तो है। खैर, चलिए अब जल्दी बैठ जाइए, वरना पता चला मीटिंग शुरू भी हो गई और हम दोनों वहां पर लेट पहुंच गए। तुमने सही कहा। चलो जल्दी चलते हैं। फिर मिश्का और अर्नव दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग के बाद कैंटीन में साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में तुम बहुत होनहार हो। थैंक यू। तुम्हारी कंपनी के लोगों से भी मैंने बात की है और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम भी काफी अच्छा काम करते हो। अरे झूठ बोल रहे थे वो लोग। क्या तुम भी? वैसे हंसते वक्त तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं जूही, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट जूही। फिर जूही वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, दी अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है, वरना वो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया ना? खैर, जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ मिश्का और अर्नव अब करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ मिश्का, मेरे मम्मी पापा दोनों गाँव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई। फिर एक दिन जब मिश्का बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी मिश्का पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पर्स की चेन खुली दिखी नहीं कि तुरंत डाका डाल दिया। चोरनी कही की। चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझकर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 2 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाओ। मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है, समझ गई ना? बेवकूफ बुढ़िया। उतने में वहां पर अर्नव आ जाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नव की माँ उज्ज्वला होती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये मिश्का यहाँ पर क्या कर रही है? अर्नव, हे भगवान,
इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियाप्पा कर दिया। उज्ज्वला अर्नव को सारी बातें बताती है। और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। क्या? मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर अर्नव से मैं प्यार करती हूँ और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। फिर उज्ज्वला, मिश्का और अर्नव तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं और आखिरकार अर्नव को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपने पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। उज्ज्वला जूस पीकर मिश्का से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में अर्नव अपनी माँ उज्ज्वला और पापा तेजेंद्र के पास आकर उन्हें मिश्का के बारे में सब कुछ बताता है। क्या? वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, मिश्का और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपकी जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में मिश्का वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, मिश्का बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब मिश्का अपने घर पर अर्नव के बारे में बताती है, तभी परेश और सुवर्णा दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी, आपका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ जूही, सच तो है। खैर, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी इसकी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। अब अर्नव मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझी ना आप? मिश्का, बस। पर पापा। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाले जीजू के फोटोज दिखाओ, और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख जूही,
मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के 1 हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाह दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी। वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लूं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी, फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफो चूही, परेशान मत करो यार। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी, जैसे आप कहो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद अर्नव और मिश्का की शादी हो जाती है और मिश्का अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है अर्नव? ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो अर्नव, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा एसी में ही सोती हूँ। प्लीज कुछ करो ना। एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो मिश्का, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है अर्नव, जल्दी आना। अर्नव कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। अर्नव से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसलिए ससुराल वालों की नजरों में झूठ मूठ का ही सही, पर मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में मिश्का देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर उज्ज्वला खड़ी है। अरे बाप रे, माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।